हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, या ऐसा बोल लीजिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज होंगे ये सारे के सारे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह इसके पहले मैंने लेक्चर लिए हैं वो सॉल्यूशंस आपको समझ में आए हैं। होपफुली इस लेक्चर के जो सॉल्यूशंस मैं लेने वाला हूं, यानी कि ये पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे जैसे कि पहले भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन केस ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का सबसे पहले तो आपको वैल्यू या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो फॉर्मूला लिखा जाता है P इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा, और यहाँ ब्रैकेट में होता है ई पावर ई माइनस म्यू एन और अपॉन जेड। तो सबसे पहले तो कौन सी चीज़ क्या है उसको देखो यहाँ पर। तो बीटा जो है, बीटा उसका मतलब होता है 1/kT, बीटा पैरामीटर या फिर टेम्परेचर हो गया। और यहाँ ई का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ द सिस्टम, म्यू का मतलब हो गया केमिकल पोटेंशियल, और एन जो है उसका मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन का मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप यहाँ से देख रहे हैं जो P है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर। तो P डिपेंड्स ऑन, तो P डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर? एक तो कर रहा है बीटा, या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? KT। बीटा इक्वल्स टू 1/kT होता है, तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा डिपेंड कर रहा है एनर्जी पर, उसके अलावा डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल पर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन बोला है कि P एंड V, तो V का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तीसरा है ओनली E, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें E और T बोला हुआ है, यानी कि एनर्जी और टेम्परेचर। तो हमारे पास जो डिपेंडेंसी के पैरामीटर्स हैं उनमें से ये दो यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय z एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT देन मीन एनर्जी विल बी। या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, और नहीं फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मीन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? U इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल बी लॉग जेड। डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मीन एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E, या फिर U इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल बी और ln z। और अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए। तो पार्टीशन फंक्शन जो है, पार्टीशन फंक्शन को हम लिखते हैं किससे? z से। तो z की वैल्यू एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई, दोनों साइड ले लेंगे लॉग, तो ln z इक्वल्स टू हो जाएगा ln, ये हो जाएगा एल्जेब्रिक समेशन ई पावर माइनस बीटा ई आई। अब उसके बाद इसका अगर बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, यानी कि अगर मैं निकालूं डेल अपॉन डेल बी ln z, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये 1/z, और ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/z, डेल z अपॉन डेल बीटा करना है आपको। तो यहाँ से ये e की पावर माइनस बीटा ई आई का, तो ये बनेगा माइनस ई आई, और e पावर माइनस बीटा ई आई एज इट इज़, और ये एल्जेब्रिक सम वाला साइन रहेगा यहाँ पर। तो एल्जेब्रिक सम वाला साइन ये लगा लो, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो होती है ये, तो किसके बराबर हो गया? एल्जेब्रिक समेशन ई आई ई पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ये जो E है मीन वैल्यू, या ये जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, तो ये हो जाएगी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऑप्शन सी। बेटर है कि आपको डायरेक्ट याद हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट
A box is divided into 3 cells and 10 distinguishable particles are distributed in the box. The number of microstates. तो फॉर्मूला यूज करना है आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का. तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n. फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो W इक्वल्स टू तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और क्या दिया हुआ है n3 फैक्टोरियल. ये 3 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएंगे. तो यहाँ पर n1 n2 और n3 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और n जो है कैपिटल N वो है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो हमारे पास कितने हैं वो 10 है. तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने हैं फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4. तो जब फैक्टोरियल 10 को हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3628 00 28800 और फैक्टोरियल 3 बनेगा 6, फिर से फैक्टोरियल 3 बनेगा 6 और फैक्टोरियल 4 बनेगा 24. तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4200 जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी. तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा सी आएगा. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल इन 6 डायमेंशनल फेज स्पेस. तो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस जो होता है उसमें पोजीशन स्पेस भी होता है और मोमेंटम स्पेस भी होता है. तो जो हमारे पास फेज स्पेस है फेज स्पेस वो दोनों से मिलकर बना है. मतलब एक हमारे पास है पोजीशन स्पेस है एक तो हमारे पास, और एक हमारे पास कौन सा स्पेस है मोमेंटम स्पेस. तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x y z, एक आ गया px, एक आ गया py और एक आ गया pz. ठीक है, तो यदि हम मिनिमम फेज वॉल्यूम पर स्टेट जो है उसको मान ले h0, तो इफ मिनिमम फेज वॉल्यूम पर स्टेट तो मिनिमम फेज वॉल्यूम पर स्टेट यदि हम मान लेते हैं h0, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो यहाँ पेयर्स बन जाएंगे डेल्टा x डेल्टा px नॉट. मतलब टोटल में अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा हमारे पास डेल्टा x डेल्टा px और डेल्टा y डेल्टा py मल्टीप्लिकेशन में सारे और डेल्टा z और डेल्टा pz. तो ये बन जाएगा h0, ये भी बन जाएगा h0 और ये बन जाएगा h0, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h. तो h0 तो ये कितना आ जाएगा h0 क्यूब, है ना. क्या आंसर आ जाएगा h0 क्यूब जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए. तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा. नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिक्स ओबे बाय फोटोन. तो फोटोन जो है वो कौन होते हैं बोसोन्स होते हैं. फोटोन्स जो होते हैं वो कौन होते हैं बोसोन्स, और बोसोन्स जो स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, है ना. कौन सी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जो P है वो प्रोबेबिलिटी स्टेट वो बराबर होता है जब E पावर, है ना. तो यहाँ से हमें ग्रैंड कैनोनिकल के लिए बताना है. तो ग्रैंड कैनोनिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा एल्जेब्रिक समेशन E पावर माइनस बीटा, यहाँ जाएगा E पावर माइनस म्यू n और अपॉन कितना हो जाएगा KBT. तो ये हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाता है पार्टीशन फंक्शन, जो कि ऑप्शन हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा है. हाँ जी, ये देखो पहले, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बिहेव एज अ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यानी कि बी स्टैटिस्टिक्स और FD स्टैटिस्टिक्स वो क्लासिकल यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स की तरह कब बिहेव करेगी. ठीक है, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स reduces to MB स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. ये क्लासिकल में कब बदल जाती है
व्हेन द ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट इज वेरी लो, व्हेन द occupancy of state is very low, occupancy of state is very low, जब स्टेट की ऑक्यूपेंसी बहुत लो हो जाती है तो ये किस में बदल जाती है, जो क्वांटम है वो क्लासिकल में बदल जाती है। तो यदि हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स यानी कि डीजनरेसी GI है, और जो कि नंबर ऑफ स्टेट्स से बहुत ज़्यादा है, यानी कि इफ़ GI ग्रेटर देन NI, और आप ऐसा बोल सकते हो NI अपॉन GI लेस देन 1, तो उस केस में हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वो किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट यानी कि NI की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन अ वॉल्यूम V एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटाइजेशन पूछा है हमें, तो एनर्जी लेवल सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी लेवल कितना होगा, तो एनर्जी लेवल E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस म्यू बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल है ना, पार्टीशन फंक्शन। अब यहाँ पर जो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा वो होगा यहाँ से, इस क्वेश्चन का यूज हो रहा है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना जिसको मैं कह रहा हूँ बाद में कराऊंगा, कहाँ गया वो, ये रहा, नहीं ये रहा। तो ये जो फंक्शन है ये इसका यूज हो रहा है, तो ये वैल्यू का यूज करके मैं यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन लिख रहा हूँ। तो ये जो पार्टीशन फंक्शन की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, पार्टीशन फंक्शन z, तो पार्टीशन फंक्शन z जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बीटा, म्यू बीटा का मतलब क्या है, एनर्जी है। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एनर्जी, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 cos हाइपरबोलिक बीटा म्यू बीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। भाई जो z फॉर्मूला बनेगा z वो बनेगा एक बार E इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये फॉर्मूला वापस दिखाऊँ मैं आपको, E एप्सिलॉन अपॉन KBT, और एक बार बनेगा माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू यूज़ में ले ली, तो z की वैल्यू एग्जैक्टली क्या बन जाती है, 2 cos हाइपरबोलिक बीटा E म्यू बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ z की वैल्यू, तो E पावर एप्सिलॉन अपॉन KBT एक बार प्लस का और एक बार ये वैल्यू माइनस की, ये एनर्जी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एप्सिलॉन जो दिख रहा है एनर्जी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको फिर हम हाइपरबोलिक के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन बन रहा है, तो वो कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन KBT, तो KBT को हम लिख सकते हैं बीटा और E की जगह म्यू बीटा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी पार्टीशन फंक्शन की एनर्जी लेवल से। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला जो होगा M इक्वल्स टू N म्यू tan हाइपरबोलिक बीटा म्यू बीटा। अब ये मैग्नेटाइजेशन कैसे निकाला है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एनर्जी, और वो मीन एनर्जी से हमारे पास क्या बन रहा होगा, मैग्नेटाइजेशन बन रहा होगा, यानी कि डेल अपॉन डेल बी वाला जो फॉर्मूला है LNZ वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये मैग्नेटाइजेशन का टर्म बनेगा यहाँ पर। हालांकि रटने वाली चीज़ है, तो ये मैग्नेटाइजेशन का टर्म बन जाएगा। तो मीन एनर्जी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको N और म्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। म्यू का मतलब है केमिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी, तो मैग्नेटिक मोमेंट को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, मीन से। मीन का मतलब हमारे पास U की वैल्यू थी जो कि किसके बराबर थी, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा और LNZ। तो माइनस डेल अपॉन डेल बीटा LNZ जब हम करेंगे तो हमारे पास ये tan हाइपरबोलिक वाली वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे बीटा के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा, और इसको हमने n से मल्टीप्लाई करा दिया। n का मतलब है नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। तो हमें वॉल्यूम निकालना है पर यूनिट में, तो पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, m को डिवाइड कर दो v से, तो ये बन जाएगा हमारे पास म्यू n अपॉन v, और ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक और बीटा म्यू बीटा। तो बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन KBT, है ना।
तो ये बन जाएगा म्यू एन अपॉन वी, और ये टेन हाइपरबोलिक, और ये हो जाएगा म्यू बीटा अपॉन के बी टी। तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अब मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये जेड लिखा हुआ है, ये जेड पार्टीशन फंक्शन, तो ये ई पावर ई का मतलब है एनर्जी, के बी टी प्लस ई पावर माइनस ई के बी टी। तो इसको हम कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये कॉस का फंक्शन बन रहा है। तो ये कॉस का फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पर ये 1 अपॉन के बी टी को मैं लिख रहा हूँ बीटा, है ना, और ये क्या हो गया, ई हो गया। तो ये कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में हमने लिख लिया। मीन एनर्जी जो है, मीन एनर्जी, तो मीन एनर्जी यू बराबर होती है माइनस डेल अपॉन डेल बी और एल एन जेड, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला। तो जब हम इससे मीन एनर्जी निकालेंगे यू, तो डेल अपॉन डेल बी एल एन जेड करेंगे, यानी कि ये जो जेड की वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ में रखता हूँ, तो हमारे पास ये बनेगा, इसको सॉल्व करने पर माइनस ई का मतलब है एनर्जी, तो ये बनेगा माइनस ई, और ये टेन हाइपरबोलिक में बन जाएगा, टेन हाइपरबोलिक बीटा ई, जो कि वहाँ पर बनाया था मैग्नेटाइजेशन में। अब हमें क्या निकालनी है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो लिखी जाएगी किसके लिए, कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, है ना। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, एंट्रोपी कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, तो एस की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी के बी और एल एन जेड प्लस ये लिखा जाएगा बीटा और ये वाली वैल्यू मीन एनर्जी की। तो मीन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, यू हो गई। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, मीन एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो ये बनेगा के बी और एल एन जेड, जेड की वैल्यू 2 हाइपरबोलिक, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक, और ये लिखी जाएगी बीटा ई, प्लस यहाँ से ये यू की वैल्यू डालेंगे तो माइनस बीटा और ई, माइनस बीटा ई और 10 हाइपरबोलिक और बीटा ई, ये हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लॉग का हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ln 2 cos हाइपरबोलिक x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ln 1 प्लस ई पावर माइनस 2x और प्लस x। तो ये फॉर्मूला जो है 2, ये हमको यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा के बी एल एन, तो 1 प्लस ई पावर माइनस 2x, तो x की जगह यहाँ पर हो जाएगा बीटा ई, और बीटा की जगह लिख देंगे हम 1 अपॉन के टी, तो x की जगह हो जाएगा हमारे पास बीटा ई, तो 2e अपॉन के बी टी, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पर बाकी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला याद करने वाला, तो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एन आई इक्वल्स टू जी आई, और ये होता है ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई और -1, है ना। बोस आइंस्टीन में क्या यूज़ होता है, -1 यूज़ होता है। बोस आइंस्टीन वाले में क्या यूज़ होता है, -1 होता है। और अगर यहाँ सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई आता तो ये मैक्सवेल हो गया, ये जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है मैक्सवेल बोल्ट्जमान हो गया, और ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो हो गया फर्मी, एफ डी। नेक्स्ट, मैथमेटिकली डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 इज नोन एज। तो डी पी अपॉन डी टी जो है वो हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन फेज स्पेस। पी का मतलब हो गया, पी का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ स्पेस, डेंसिटी ऑफ स्पेस स्टेट, सॉरी, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फेज स्पेस, स्टेट इन फेज स्पेस। तो ये लेवॉलीज जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है फेज स्पेस में वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू लियोवॉलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लियोवॉलीज थ्योरम, डेंसिटी ऑफ स्टेट, लियोवॉलीज थ्योरम, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन फेज स्पेस remains constant,
रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि dp/dt इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये जो थ्योरम है कौन सी होती है, लियोवलीज थ्योरम। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कीपिंग द एनर्जी कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस ऑफ n एटम्स इज डबल्ड द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, तो फॉर आइडियल गैस S इक्वल्स टू होता है KB ln और सिग्मा माइक्रो स्टेट्स। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सिग्मा, ये प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम पावर n। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो वॉल्यूम है उसको परफेक्ट गैस के वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस ऑफ n एटम इज डबल्ड। तो सिग्मा 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2v⁴n। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁴n और v⁴n। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, डेल्टा S। तो डेल्टा S किसके बराबर हो जाएगा, KB ln सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। तो KB ln ओमेगा 2 सॉरी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln 2⁴n और v⁴n। ये v है, ये v लिखा हुआ है। तो v⁴n और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, v⁴n। तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा nkb ln 2। तो ये डेल्टा S की वैल्यू है, nkb ln 2, 2 लिखा हुआ है 2। अब यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इफ सिग्मा इक्वल्स टू S अपॉन KB, तो सिग्मा इक्वल्स टू S अपॉन KB, तो ये हो जाएगा डेल्टा सिग्मा। तो डेल्टा सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n log 2। तो ये आ जाएगा n log 2। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पार्टीशन फंक्शन z इज डिफाइंड एज। तो पार्टीशन फंक्शन z हमें डिफाइन करना है। तो पार्टीशन फंक्शन z, ये एल्जेब्रिक समेशन e पावर माइनस e का मतलब एनर्जी अपॉन kT। अब यहाँ पर अगर डीजनरेसी का भी यूज़ किया जाए तो ये तो गलत हो गए। अब डीजनरेसी का भी अगर मैं यूज़ करूँ तो एग्जैक्टली फॉर्मूला जो लिखा जाएगा, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो क्या लिखा जाएगा, z इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन GI का मतलब है नंबर ऑफ डीजनरेसी और ये EI अपॉन KT। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।